Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 48 है और इसकी डेट है 21 दिसंबर 2021. ठीक है, देखो जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी जो बुक है ज्योग्राफी की उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपकी इसी चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट है वो मैंने कवर करी है सारी की सारी. ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वो प्रीवियस सारी वीडियो देख लीजिए, आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और वर्कशीट भी हो ही जाएंगी. ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पढ़ना. हम अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. हमने अभी तक कॉटन इंडस्ट्री पढ़ लिया है. ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने कौन सा पढ़ा था, जूट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था. ओके, आज हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है. ठीक है, ये एक कंट्री की एक बैकबोन सिद्ध हो सकती हैं. ठीक है, देखो कैसे. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज. ये सबसे बेसिक इंडस्ट्री है. क्यों? क्योंकि हैवी हो चाहे मीडियम हो, लाइट इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, सब में मशीनें तो होती हैं और मशीनें किससे बनती हैं, आयरन से या स्टील से बनती हैं. तो ये एक तरीके की बेसिक इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्रीज को काम जो है बेसिक एक तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. ठीक है, या फिर और भी कुछ जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती है जैसे कि मशीनरी वगैरह वो प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो सारी की सारी इंडस्ट्री इसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है. आयरन ओरी, कुकिंग कोल and limestone in the ratio of 4:2:1 is required for this industry. अब देखो कोई भी चीज़ का आयरन का जो सामान बनता है उसमें आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन जो पड़ता है वो इतने इतने रेशो में पड़ता है. ठीक है, in the year 2016 with 95.6 million ton of steel production, India market third among the world crude steel production. It is the largest producer of the sponge iron. देखो इंडिया जो है आयरन के जो आयरन प्रोडक्शन में वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल. देखो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, सेल के अंदर में. ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल है इसका नाम. अभी रिसेंट में इनकी जो वो चेयरमैन बनी है वो सोमा मंडल बनी है, फर्स्ट लेडी हैं. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन वॉज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्री. इट इज़ बिकॉज अब देखो ज़्यादातर जो आपकी स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज है ना वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के छोटा नागपुर वाला जो एरिया ना प्लेट्यू है छोटा नागपुर का, सारी की सारी इंडस्ट्री वहीं पर ही कंसंट्रेटेड है, वहीं पर सिचुएटेड है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे देखो मेन रीज़न ये है कि पहली बात तो वहाँ पर आयरन ओरी जो कॉस्ट है वो सबसे कम आती है, यानी कि जो लोहे का कच्चा माल है वो आपको सस्ती दरों पे आराम से मिल जाता है. हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन अप्रॉक्सीमेटली, और वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में मिल जाता है. कहीं और दिल्ली वगैरह में लगाओगे तो रॉ मटेरियल लाने आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत दूर से भी लाना पड़ेगा, तो एक उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी. ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पे छोटा नागपुर में चीप लेबर मिल जाता है. देखो चीप लेबर इंडिया में हर जगह मिल जाता है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. ठीक है, और रही बात लोकल मार्केट की, तो छोटा नागपुर का जो एरिया है वहाँ पे लोकल मार्केट काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से ये चीज़ें वहाँ पे जो है मतलब ये इंडस्ट्री वहाँ पे अच्छे तरीके से फल फूल रही है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रीज़न फॉर इट्स नॉट ग्रोथ इन फुल पोटेंशियल इन इंडिया. तो कुछ कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाई है. देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है. लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लोअर लेबर, यानी कि जो लेबर काम करने वाले हैं ना वो उतनी क्षमता के साथ उतने क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं कर पाते जितना अच्छे तरीके से बाहर के कंट्री के लोग कर लेते हैं. ठीक है, यही कारण है कि इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना अदर कंट्रीज में है. ठीक है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, कुकिंग कोयला. इंडिया में ना कुकिंग कोयला इजीली अवेलेबल नहीं है और बहुत हाई कॉस्ट है उसकी, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना आपकी प्रोडक्शन होती है स्टील और आयरन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत महंगी हो जाती है, तो इसलिए लोग कम खरीदते हैं. यही कारण है कि लोग इसको जो है कम प्रीफर करते हैं और प्लास्टिक वगैरह की तरफ ज़्यादा जो है मतलब उनका रुझान रहता है. अगर बात की जाए आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की, तो देखो स्मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना, राइट. अब देखो आयरन क्या, एल्यूमिनियम क्या है, एक तरीके का धातु है ना. तो जो आपके मेटल्स जो होते हैं, यानी कि मेटल क्या होती है, धातु होती है, मेटल्स क्या होते हैं, इनको हम पिघला सकते हैं गर्म टेम्परेचर पे, है ना. तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट मेलर्जिक
इंडस्ट्री इन इंडिया, मेटालर्जिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, यानी कि मेटल की एक और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा डेवलप इंडस्ट्री है ये। इट इज़ लाइट, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट होता है। रेसिस्टेंस टू द कोरिजन के रेसिस्ट होता है, मतलब विरोधी होता है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट का काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, अपने अंदर से बिजली को फ्लो होने दे देता है ना। मेलिएबल होता है एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद द अदर मेटल। एल्यूमिनियम को जब आप किसी और मेटल के साथ मिलाते हो ना, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर इसमें आपने कोई सी और भी मेटल मिला दी तो ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा होगा निकिल की वो बनती है, निकिल एक धातु होती है, एक मेटल होती है निकिल, इसकी साइकिल्स बनती हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो एल्यूमिनियम को मिला के ही बनती है, एल्यूमिनियम और आयरन को मिला के, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड इन द ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। 2 की नीड्स एरियाज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर। अब देखो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप क्यों है, उसके पीछे कौन कौन से एरिया हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक तो यहाँ पे पावर की सप्लाई काफ़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए इंडिया में काफ़ी डेवलप हो गई है ये इंडस्ट्री। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है ना एल्यूमिनियम के लिए, वो बहुत ही सस्ती दरों पे जो है मिल जाता है। यही बहुत बड़े रीजंस हैं दो कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है इंडिया में। ओके बच्चे, अब यहाँ पे आपकी वर्कशीट तो सिर्फ इतनी थी, लेकिन 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर देखो मैंने आपको लिखे दिए डायरेक्ट, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। देखो अगर आप सोचो कि आपने जो ऊपर वर्कशीट पढ़ी इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा, तो देखो मुश्किल है, अच्छा आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसका आंसर को कॉपी कर लीजिएगा और याद भी कर लेना आप। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एल्यूमिनिया। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरियो बॉक्साइट। ये बॉक्साइट की जो खादान होती है, ओरी का मतलब होता है खादान, तो जो बॉक्साइट की खादान होती है ये वहाँ से जो है माइनिंग करके निकाला जाता है, फिर इसको रिफाइनरी में डाल के जो है मतलब रिफाइन करके प्योर कर दिया जाता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन द इंडिया। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एल्यूमिनियम इज यूज इन मोस्ट ऑफ द डे टू डे प्रोडक्ट्स लाइक यूटेंसिल्स एंड इवन मैसिव एरोप्लेन्स। अब देखो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। और दूसरी बात, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है। कैसे, देखो आपके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन मिल जाएंगे आपको, राइट। तो नॉर्मली हम बर्तनों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और बड़े से बड़े जो जहाज होते हैं उसमें जो आयरन का इस्तेमाल होता है, उसमें जो मेटल का इस्तेमाल होता है वो एल्यूमिनियम से मिला के ही बनाई जाती है, ठीक है। व्हेन एलॉय विद अदर मेटल्स, यानी कि जब इसको हम एलॉय कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं अदर मेटल्स के साथ, इट स्ट्रेंथन्स दैम, ये उनको और मजबूत बना देती है। एल्यूमिनियम इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक तो मेलिएबल होती है, यानी कि इसको जो है आप चाहे तो खींच के तार में भी परिवर्तित कर सकते हो। डक्टाइल होती है, यानी कि शीट में भी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है हीट करने पे। और ये जो है लाइट का और हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। दैट इज़ वाई दैट इट इज़ द मेन रीज़न दैट कि एल्यूमिनियम इज़ द सेकंड मोस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द इंडिया। इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल आफ्टर द आयरन। आयरन के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मेटल है, ठीक है बच्चे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका क्या बोल रहा है, थ्रो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ iron and steel in the world, we are not able to perform to our full potential largely due to। अब देखो हालांकि आयरन एंड स्टील हमारे इंडिया का काफ़ी डेवलप सेक्टर है, बट फिर भी हम इसको काफ़ी अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से अभी भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया। एक तो हाई कॉस्ट, किसकी हाई कॉस्ट, अभी मैंने बताया था ना, कोकिंग कोयला की। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोयला एज द अमाउंट ऑफ कोकिंग कोयला इज लिमिटेड, क्योंकि कोकिंग कोयला जो है बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो इट्स कॉस्ट इन इंडिया इज वेरी हाई, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर इसलिए द इंडस्ट्री फेस डिफिकल्टी इन बाइंग इट। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती हैं वो कोकिंग कोयला को खरीद पाने में बहुत डिफिकल्टी का सामना करती हैं, क्योंकि बहुत महंगी होती है, और वो जब नहीं खरीद पाते तो उनको इन द एंड अपनी जो इंडस्ट्री है वो बंद करनी पड़ जाती है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि जो काम करने वाले लेबर हैं उनमें उतनी अच्छी स्किल्स नहीं है कि वो इसका पूरा अच्छा इस्तेमाल कर सके आयरन का। इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, इंडिया में आयरन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। देयर
irregular supply of electricity in India so that work become more difficult. काम करना और डिफिकल्ट हो गया है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि काम करने का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल बेकार है इंडिया में. देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर. यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको नहीं शो हो रहा होगा, है ना. स्टैंड टू मीट द, आप इसको रहने दीजिए, इस वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, आप इतना ही लिख लीजिए क्योंकि आपकी बुक में भी 4 ही दिखाए हैं आपको, राइट. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा. और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ पिछली सारी वर्कशीट के जो भी वीडियो हैं लास्ट वीक के वो ज़रूर देख लेना. मैंने 6 के 6 वीडियो बनाए हैं जो भी आए थे, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे. और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय बाय.